जुनेजा साहब प्लीज आए, स्वागत करें। खटाना साहब आए, प्लीज स्वागत करें। भाटी जी, शर्मा जी का स्वागत। और हमारे बीच में जो भी गणमान्य व्यक्ति हैं, शर्मा जी हमारे अपने हैं, उनका स्वागत जो करना चाहते हैं प्लीज आए। बत्रा जी, अरुण जी प्लीज आइए। बत्रा साहब, इंदिरा साहब, सुंदर जी, सुंदर जी आइए ना प्लीज। भी ऐसा क्यों? हमारे बीच में उनका बड़ा इफेक्ट पड़ रहा है कि मतलब उस चीज के लिए जो बीच बीच में इन्होंने सीबीएसई के स्कूल अपने जो अपग्रेड किए हैं, या तो सीबीएसई के लिए अलग बनाए जो पहले सरकारी स्कूल थे, जो सभी बच्चों की जो गरीब से गरीब बच्चा भी था, जो भी था, फीस लगा दी इन्होंने। और प्राइवेट स्कूलों में इससे बड़ा फर्क पड़ा इस चीज के लिए, सीबीएसई से हो गए, सीबीएसई से हो गए, और एक भेड़ चाल चली कि सरकारी स्कूल सीबीएसई से हो गए। हमारे बीच में जो हरियाणा बोर्ड का स्कूल है, हरियाणा बोर्ड से चलाए। सबसे पहले है कि एग्जिस्टिंग सूची जारी करने, कितने स्कूल है जो कि एग्जिस्टिंग लिस्ट में नहीं है जो यहाँ पर है, तो सबने जो है उसको अप्लाई किया हुआ है, डीओ से रिकमेंड होके गया हुआ है, डीडब्ल्यू से डीओ से रिकमेंड होके सारी बातें नहीं हुई ना, ठीक। तो उस पे हमारा प्रयास बहुत है। तो मैं आपको उसके बारे में थोड़ा अवगत करा देता हूँ कि हमने इस मुद्दे को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, मंत्री जी से, गवर्नमेंट से, क्योंकि ये मुद्दा ही लोगों को, सरकार को भी क्लियर नहीं था। पिछले बार 600 के करीब स्कूल रह रहे हैं, तो सरकार हमेशा जो है दूर नजरों से स्कूलों को देखती है, हमेशा शक की नजर से तो सबसे पहले देखती है। शायद साथ में मैं पहले एलाइनमेंट से आए प्रकाशन मंत्री उनका भी अपने साथी के व्यवस्था करना चाहते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं अलाइव न्यूज़ और मैं हूं निभा रजक। आज हम मौजूद हैं पीपी कॉन्वेंट स्कूल में, जहां पर हम बात करेंगे नीसा के जो प्रेसिडेंट है कुलभूषण शर्मा जी से कि आज वो यहां फरीदाबाद आए हैं। प्राइवेट स्कूलों के लिए किन मुद्दों पर चर्चा की जाएगी, किन विषयों पर बात की जाएगी, आ रही है प्राइवेट स्कूलों को, उन पर किस प्रकार से चर्चा की जाएगी। सर, क्या मुद्दे लेकर और किन मुद्दों पर चर्चा की जाएगी आज? देखिए, आज सभी मुद्दों पर चर्चा की जाएगी कि कोविड के बाद जो है हरियाणा में स्कूल खुले और अब जो है फर्स्ट ऑनवर्ड भी स्कूल खुल गए हैं, लेकिन आर्थिक मंदी से अभी भी और आर्थिक तंगी से स्कूल जूझ रहे हैं। क्योंकि 2 साल नहीं कहूँगा मैं, 2 साल से भी ज़्यादा, क्योंकि जब कोविड की वजह से स्कूल बंद हुए तब भी हमारे उस साल का 25 से 50% हमारे स्कूलों का पैसा जो है वो डूबा हुआ है। और अभी भी वो उभार जो है या वो अभी बहाव जो एजुकेशन का आना चाहिए, चाहे बच्चों की शिक्षा को लेकर हो या आर्थिक रूप से हो, वो अभी स्ट्रीमलाइन नहीं हुआ। तो बहुत सारी चीज़ों से, बहुत सारी समस्याओं से प्राइवेट स्कूल जूझ रहे हैं। उसमें प्रॉपर्टी टैक्स का मामला भी है, और अभी अभी एक निर्णय आया राइट टू एजुकेशन का भी मामला है, उसकी पेमेंट का एक 134 का भी मामला है, प्लेज मनी को लेकर भी इश्यूज़ हैं, नई मान्यता से संबंधित भी इशू हैं, और बिजली के बिल के संबंधित भी इशू हैं। सारे मसले अभी जो है वो स्टैंड इट इज़ खड़े हैं। तो उनके समाधान के लिए हमने बहुत सारी कोशिशें सरकार के साथ की हैं। तो वो सभी के समस्याओं की जो हमने कोशिशें की हैं वो अपने साथियों को अवगत कराया जाएगा, और उनकी और समस्याओं को भी जाना जाएगा कि क्या उनकी और समस्याएं हैं, ताकि उनकी समस्याओं को हम सरकार तक पहुंचाकर उसका निवारण कर सके। एसएलसी का इशू है, बहुत सारे बच्चे जो है वो विदाउट एसएलसी भी स्कूल से दूसरे स्कूल्स में ट्रांसफ़र हुए। तो ऐसे बहुत सारे अनगणित मुद्दे हैं जिनसे खासकर बजट प्राइवेट स्कूल और स्टेट बोर्ड के स्कूल्स या जो कम फीस वाले स्कूल हैं, उसमें सीबीएसई के स्कूल्स भी शामिल है, क्योंकि सीबीएसई के भी बहुत सारे स्कूल हैं जो कम फीस लेते हैं।
तो वो भी उसमें शामिल है। तो इन सारी समस्याओं के ऊपर चिंतन मंथन और क्या आज तक हमारी फेडरेशन और नीसा ने किया है उसके बारे में अवगत कराया जाएगा और क्या और करने की ज़रूरत है उस पर चर्चा की जाएगी। कोविड के बाद ज़्यादातर देखा जाए तो निजी स्कूल संचालकों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, तो अभी तक कौन सी समस्याएं हैं जो ज़्यादा उभर कर आई हैं आपके सामने? देखिए, ख़ास कर ये हमेशा ये एक आप कह लिए सच्चाई है कि जब भी कोई समस्या आती है तो जैसे गरीब व्यक्ति उससे सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। इसी प्रकार हमारे बजट स्कूल जो क्योंकि सरकार से हमें किसी प्रकार की एड नहीं मिलती, हमारा शिक्षक भी उससे प्रभावित हुआ, हमारे स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा भी प्रभावित हुआ। उस पर हम एक रिसर्च भी कर रहे हैं कि उसका लर्निंग लॉस क्या हुआ। तो हमारे स्कूल के अभिभावक भी प्रभावित हुए। तो उससे सारा एक ये इकोसिस्टम है, जब हमारा अभिभावक प्रभावित हुआ, हमारे बच्चे का लर्निंग जो है वो प्रभावित हुई, तो उससे हमारे स्कूल पर उस पर एक बहुत गहरा असर पड़ा, क्योंकि उसी अभिभावक से सारा स्कूल का सिस्टम चलता है। तो अभिभावक फ़ीस देता है, स्कूल की इकोनॉमी चलती है, तो ये पूरा एक ढांचा जो है चरमरा गया। तो हमने केंद्र तक भी इसमें आवाज़ पहुंचाई और हमारी ये मांग भी इस पर बहुत पुरजोर तरीके से उठाने की हमने इस दौरान कोशिश की कि जो स्कूल्स हैं इनको अलग अलग क्लासीफाई किया जाए और जो वर्गीकरण किया जाए। एक ही तराजू में एक हाई एंड स्कूल जो लाखों में फ़ीस लेते हैं और जो हज़ारों में लेते हैं, एक ही नियम में उनको ना तोला जाए। इसमें उनको और बहुत ज़्यादा दिक्कतें आई। अगर ये वर्गीकरण होता और इनको बजट प्राइवेट स्कूलों के लिए अलग नियम होते तो शायद इस पे थोड़ा सा मदद करने में इन स्कूलों में सरकार भी सहायक होती, सरकार जानती भी। तो ये एक बहुत बड़ा बात उभर कर आई जो हमने केंद्र सरकार को भी हम इस बात को पहुंचा रहे हैं और राज्य सरकारों को भी बार बार हम पहुंचा रहे हैं। कुलभूषण जी, एक एसएलसी का मामला है, सिर्फ हरियाणा स्टेट में ऐसा सरकारी स्कूलों में किया जा रहा है कि प्राइवेट स्कूलों के बच्चों को लेने के बाद उनकी एसएलसी खुद ही निकाली जाती है सरकारी स्कूलों में। इस मुद्दे पे क्या किया गया है? देखिए, जो सरकार को मैंने एक बात कही थी कि जो स्कूल हैं वो दोनों ही सरकार के अधीन चलते हैं, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट। तो हमने अपने एसीएस साहब से, शिक्षा मंत्री सबसे कहा ये दोनों स्कूलों के माता पिता आप हैं, तो इनके साथ एक तो भेदभाव नहीं होना चाहिए। और जब स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट का एक नियम है तो उस नियम के अनुरूप जो है वो स्कूलों का संचालन होना चाहिए। सरकारी स्कूलों में संख्यागिरी, सरकार को जो है वर्ल्ड बैंक को भी अपनी संख्या दिखानी होती है क्योंकि वहाँ से ग्रांट्स भी आनी होती है, यूनेस्को में भी दिखानी होती है। तो बच्चों का पलायन हुआ और सरकारी स्कूलों में इतना डिजिटल सिस्टम भी नहीं था, जिससे जो है बच्चों का और ऐसे हालात बने, ऐसा एनवायरनमेंट बना कि वो स्कूल से विमुख हो गए। स्कूल उन्होंने कहा कि क्या ज़रूरत है, ऑनलाइन से भी नहीं जुड़े। तो उनकी संख्या गिरने से उन्होंने क्या किया कि हमारे बच्चे, क्योंकि वहाँ अभिभावक थोड़ा जागरूक है, उनको लगा इनके बच्चों को हम सरकारी स्कूल में ले लें। विदाउट एसएलसी लेने का जो प्रयास किया उसको हमने हाई कोर्ट में चैलेंज किया, हाई कोर्ट से स्टे लिया। स्टे के बाद जब इन्होंने फिर इस चीज़ की पुनरावृत्ति नहीं रोकी, हमने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट डाला। तो कंटेम्प्ट जब डाली तो उसके बाद 27 तारीख को, 31 को हमारी पेशी थी, 27 को इन्होंने लेटर डालकर उसको डाइवर्ट कर दिया और उसको कह दिया कि भी हम ऐसा काम नहीं करेंगे, अगर कोई प्रिंसिपल करेगा तो वो इस कंटेम्प्ट में जो है वो जिम्मेदार होगा, और अपने से पल्ला झाड़ने की कोशिश की। लेकिन उसके बाद नीसा ने काम और किया, हमने 35 स्कूलों की एक लिस्ट बनाई जिसमें जितने बच्चे सरकारी स्कूल में गए उसका बिल बनाया हमने कि इतना हमारा नुकसान हुआ। तो वो 1,27,00,000 के करीब है। हमने वो बिल बनाकर सरकारी स्कूलों के नाम लेकर कोर्ट में दावा भी पेश किया कि ये या तो सरकार इनके पैसे दे या एसएलसी के लिए इनको हमारे पास, इन स्कूल बच्चों को हमारे पास वापस भेजे। तो ये हमने इतनी कानूनी कार्रवाई भी की जिस पे सरकार इस समय उलझी हुई है। और ये हमने कोई गलत काम नहीं, हमारा काम सरकार को उलझाना नहीं है। कानून के अनुसार सरकार अगर नहीं चलेगी तो उसको कानून का ज्ञान करवाना भी आम नागरिक का काम है, जो एसोसिएशन ने किया। और इसके लिए हम कभी निडर हुए बगैर, कभी हम डरे नहीं इस बात से। अन्ना नीसा कभी डरेगी अपने एक एक साथी का कानून की रक्षा के लिए। कोई भी कुर्बानी, कोई भी सेक्रीफाइस, कोई भी लड़ाई करनी पड़ेगी तो नीसा उसके लिए बिल्कुल तैयार है। जैसे कि एक सवाल बड़े लंबे टाइम से चलता आ रहा है टेम्परेरी स्कूलों का, कि सरकार पिछले 2-3 साल से एक्सटेंड करती आ रही है। ऐसे स्कूलों के ऊपर ये तलवार एक्सटेंड वाली कब तक चलती रहेगी? देखो, नियमों में काफ़ी रिलैक्सेशन दी गई और हम अभी भी मांग कर रहे हैं। जैसे गांव और शहरों की इन्होंने थोड़ा सा डिमांड सही पूरी नहीं की, और हमारी एक मांग थी अपग्रेडेशन इन सेम नॉर्म्स 1 स्टेप।
तो अगर बैठकर हमारी बातें, हमने 20 सूत्रीय मांग रखी थी, सरकार ने सिर्फ एक बात मानी और वो भी 75% मांगी। अगर हमारी 4-5 बातें मान लेती सरकार तो ये सारी दुविधा खत्म हो सकती है। और दुविधा में शिक्षा कभी नहीं रहनी चाहिए, उससे शिक्षा का प्रसार सही नहीं होगा। और नई शिक्षा नीति का जो मेन उद्देश्य है, अगर उसको निर्विघ्न हमें पाना है, मोदी जी के सपनों को पाना है, इस देश को साक्षर के साथ गुणात्मक रूप से बच्चों को सही शिक्षा देनी है और टीचर्स को भी जो इस पे काम कर रहे हैं वो बेरोज़गार ना हो, तो जो हमने इनको फार्मूला दिया है ब्यूरोक्रेसी को वो मानना चाहिए। सरकार को अगर ब्यूरोक्रेट उसको नहीं मान रहे तो सरकार को खुद बुलाकर मुख्यमंत्री जी को इस पे हस्तक्षेप करना चाहिए। मैं तो एक बात और कहना चाहूँगा, अब कई प्रदेशों में मुख्यमंत्री बदलने की बात आ रही है। क्यों आ रही है? कि ऐसा लग रहा है कि एंटी इनकम्बेंसी शायद बढ़ रही है। तो एंटी इनकम्बेंसी क्यों बढ़ती है? कि जब मुख्यमंत्री डायरेक्ट संवाद नहीं करते हैं, अगर वो प्रतिनिधियों से डायरेक्ट संवाद करें, बात करें, तो शायद इस तरह की स्थितियां किसी भी राज्य में ना आए। तो हम भी एक प्रमुख अंग हैं इस समाज का, जो बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। और हज़ारों लाखों शिक्षक जो है हरियाणा में भी कार्यरत है इन बजट प्राइवेट स्कूल में। तो मेरी मुख्यमंत्री जी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप डायरेक्ट बात करें। हो सकता है कहीं संवादहीनता की वजह से या संवाद ना होने की वजह से आपसे पूरी बात ना आ रही हो या गलत तरीके से हमारी बात को पेश किया जा रहा हो। तो मैं लाइव न्यूज़ के माध्यम से ये मुख्यमंत्री जी को हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूँ कि वो हमसे डायरेक्ट बात करें, ताकि ये जो थोड़ा सा बीच में अभी गैप रह रहा है और ये हर साल एक्सटेंशन ऐसी चीज़ें हमें मांगनी पड़ती है, मांगनी ना पड़े। इसका कंप्लीट सल्यूशन निकल कर हम पूरे तन्मयता के साथ, पूरे जोश के साथ, पूरी गुणवत्ता के साथ बच्चों के शिक्षा में अपना योगदान दे सकें। तो ये थे हमारे साथ कुलभूषण शर्मा जी। आपको बता दें कि आज पीपी कॉन्वेंट स्कूल में एक मीटिंग का आयोजन किया गया है, जहां पर तमाम प्राइवेट स्कूल के संचालक पहुंचे हैं। इन्होंने मुख्यमंत्री से अपील की है कि एसएलसी के मुद्दे को लेकर और जो भी मुद्दे हैं उन पर खुलकर प्रखर रूप से बात की जाए, जिससे कि बच्चों की शिक्षा प्रभावित ना हो। ऐसी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे लाइव न्यूज़। धन्यवाद। खबरों की विस्तार से जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और क्लिक करें बेल आइकन पर, ताकि कोई भी खबर आपसे अछूती ना रह सके।